हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मनुष्य में पोषण देख लिया था। आज हम लोग रेस्पिरेशन जिसे श्वसन कहते हैं, ये एनसीईआरटी इंग्लिश वाला वर्जन है, ठीक है, हिंदी वाला नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसका हिंदी वर्जन जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में भी और हमको समझाने में भी। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 2 से 3 क्वेश्चन रहता है साइंस का, ठीक है। तो इसको समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आप घबराइए नहीं कि इंग्लिश में कैसे समझेंगे, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हम वर्ड टू वर्ड आपको हिंदी में समझा देंगे। बाकी फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा तो टेलीग्राम चैनल पे हम इसका हिंदी का पीडीएफ डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा उससे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे एससीईआरटी, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन में सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वी हैव डिस्कस्ड। देखिए क्या कह रहा है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिशन, पोषण हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। कह रहा है कि पिछली कक्षा में हम लोग ये देख चुके हैं कि फूड मटेरियल जो हम लोग इनटेक करते हैं, जो खाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान जो हम लोग जो चीज़ अंदर खाते हैं वही तो है पोषण। क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, उसका क्या यूज होता है, सेल उसका यूज करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, लाइफ प्रोसेस, जीवन के प्रक्रम को चलाने के लिए हमें जो एनर्जी का जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। यही तो मेन कारण है खाना खाने का, नहीं तो हम लोग खाना क्यों खाएंगे। अगर हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हम लोग कभी भी खाना नहीं खाएंगे। तो वही कह रहा है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो इसे विभिन्न विधियों द्वारा लेते हैं। रेस्पिरेशन करने का तरीका कह रहा है कि विभिन्न विधियों द्वारा इसको लेते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। देखिए क्या कह रहा है, सम यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज करता है ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ने में कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कह रहा है कि कुछ जीव जो है, सब जीव अपना अलग अलग, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज, हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग करता है। क्या करता है देखिए, कुछ यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ लोग कार्बन ग्लूकोज का कंप्लीटली तोड़ देते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वाटर में, ठीक है। सम यूज अदर पाथवे, और कुछ अलग पाथवे मतलब रास्ता अपनाते हैं। क्या रास्ता है, दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन का यूज करके उसको कंप्लीटली तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑक्सीजन का यूज ही नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते हैं। देखिए, डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। इन ऑल केसेस, इन सभी केसेस में, इन सभी कारणों में, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये दोनों, जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वहां पे भी और जहां ऑक्सीजन एब्सेंट होगा वहां पे भी, पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। याद रखिएगा, दोनों स्टेप में, जहां पे ऑक्सीजन होगा और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, दोनों में पहला स्टेप तो यही होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ना होगा। अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, आपको हम बताए थे कि ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, याद रखिए, इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, 3 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल वाला जो ग्लूकोज का कार्बन है ना, आप याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो होता है उसमें कार्बन कितना होता है, 6 होता है। उसको तोड़ना है कितना में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, कॉल्ड पायरुवेट। कई कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पायरुवेट, आप बोलेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पायरुवेट। अगला क्वेश्चन पूछता है, इन द पायरुवेट हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द पायरुवेट। याद रखिएगा, एक प्रोसेस, द ब्रेक डाउन, द फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल से जब वो 3 मॉलिक्यूल में टूटेगा तो उसको पायरुवेट कहेंगे। याद रखिएगा, आगे डायरेक्ट हम पायरुवेट बोलेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बनना चाहिए कि पायरुवेट जो भी सर बोल रहे हैं तो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होगा। दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कई बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, TRE 3 में भी आ गया था,
माइटोकॉन्ड्रिया बोला, तो ये देखिए कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। क्या मतलब हुआ, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल का टूटकर 3 मॉलिक्यूल में बनना। ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। और ये नेसेसरी है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक। आगे हम बताएंगे एनारोबिक क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो या एब्सेंट में हो। लेकिन पहला स्टेप की ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल से टूट के 3 मॉलिक्यूल में आएगा, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक्स प्लेस इन, तो आप बताएंगे साइटोप्लाज्म में होगा। ग्लूकोज खंडित होता है पायरुवेट में, कहां पर खंडित होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, याद रखिएगा। जिसे ये को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कोशिका द्रव कहते हैं। आगे देखिए, फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्दर क्या होता है, उसके बाद क्या, उसका आगे वाला पहला प्रोसेस तो हो गया कि 6 वाला जो है वो टूट जाएगा कार्बन 3 वाला में। अब आगे जो है ये पायरुवेट, यही है पायरुवेट, 3 वाला पायरुवेट जो कार्बन जो है, ये किस में टूटेगा, इथेनॉल में। इथेनॉल में, और किस में टूटेगा, टेकन बाय इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। दिस प्रोसेस टेकन प्लेस इन द ईस्ट। ये प्रोसेस कहां पे होता है, तो ईस्ट में होता है। किण्वन, ये कहां पे होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जब ईस्ट में फर्मेंटेशन होता है ना, तब ये प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि पायरुवेट कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। आपसे पूछा जाएगा कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में पायरुवेट कहां पर कन्वर्ट होता है, तो ईस्ट में, ईस्ट में। और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के दौरान ये ऐसा होता है, याद रखिएगा। फर्मेंटेशन मतलब किण्वन हुआ। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ये प्रोसेस जो होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है, नहीं प्रेजेंट होता है, इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन हिंदी में क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। आगे देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट जैसे बोले आपके दिमाग में छपना चाहिए कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये है पढ़ने का तरीका। तब आप वहां पर धागा खोल देंगे, एनसीईआरटी का जब वहां क्वेश्चन आएगा। क्या कह रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब पायरुवेट का ब्रेक डाउन हम लोग कैसे कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। याद रखिएगा कि सबसे पहला प्रोसेस तो ध्यान में ये रखिएगा कि 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल यानी कि पायरुवेट में टूटेगा, ये कहाँ पे टूटेगा, तो साइटोप्लाज्म में टूटेगा। दूसरा, फर्मेंटेशन, ईस्ट में जो फर्मेंटेशन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, और उसमें क्या होता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तीसरा कि अब हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं और इसको तोड़ रहे हैं, पायरुवेट को तोड़ रहे हैं, किसमें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो कहाँ पे तोड़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ेंगे। याद रखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कोई, हाँ यही बोल रहे थे, यही क्वेश्चन आ चुका था 6 to 8 मैथ साइंस में, ठीक है, कि कहाँ पे टूटता है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। आगे कह रहा है कि दिस प्रोसेस, देखिए, दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, ये प्रोसेस जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुवेट टूटता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल को मतलब देता है ये। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनाता है। बेसिकली ये समझिए कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन में हम पायरुवेट को तोड़ेंगे, आपको बाय प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि अगर हम लोग पायरुवेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। जब कार्बन के ऑक्सीजन के एब्सेंट में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इथेनॉल और CO2 मिलेगा। याद रखिएगा, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है,
इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है? वायवीय श्वसन। क्या कहेंगे? वायवीय श्वसन कहेंगे हिंदी में। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज a lot greater than in the aerobic anaerobic process। एनर्जी जो रिलीज होगा, ठीक है, एरोबिक में और एनारोबिक में, तो एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होगा ना, अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। मतलब अवायवीय श्वसन में और वायवीय श्वसन में जो एनर्जी रिलीज होगा, दोनों में काफी अंतर होगा, और वायवीय श्वसन का जो एनर्जी का मात्रा होगा वो अवायवीय श्वसन की एनर्जी की मात्रा से काफी ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन का लैक या कमी हो जाता है इन आवर मसल सेल्स। हमारे मसल्स का जो सेल्स है, हमारे मांसपेशियों के जो सेल्स है, कोशिका है, उसमें क्या होता है? कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एनोदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। आपको हम बताए थे कि भैया पायरुवेट को तोड़ने का दो ही तरीका है हमारे पास, या तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे या तो ऑक्सीजन के एब्सेंट में तोड़ेंगे। तो आप बोलिएगा सर तोड़ना क्यों जरूरी है? तो हमारे श्वसन के लिए जरूरी है, श्वसन हो सके, रेस्पिरेशन हो सके, इसके लिए पायरुवेट का तोड़ना बहुत जरूरी है। और दो ही प्रोसेस है पायरुवेट को तोड़ने का, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे या तो एब्सेंस में तोड़ेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है, देखिए, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल, हमारे मसल में कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे ऑक्सीजन का कमी हुआ तो किस तरफ मूव हो जाएगा पायरुवेट का टूटना? बताइए, एनारोबिक की तरफ मूव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर लैग कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा? एनोदर पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। पाथवे, एनोदर पाथवे, दूसरा पाथवे लेना पड़ता है पायरुवेट को तोड़ने के लिए। हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा? पायरुवेट अब क्या टूट जाएगा? अब जो आप उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, इस बार वो लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। वो भी क्या है? लैक्टिक एसिड भी क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड, दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, तो ये हमारे मसल्स में क्या करता है? लैक्टिक एसिड बना देता है। सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प्स। हमारे शरीर में जो क्रैम्प आ जाता है, क्या हो जाता है? हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी, पायरुवेट इस बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट गया लैक्टिक एसिड में। और बिल्डिंग अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड बनने लगता है ना, तो ये हमारे शरीर को क्या करता है? क्रैम्प पैदा कर देता है। ठीक है, हमारे शरीर में क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प मतलब खिंचाव। आप देखे होंगे कि ये सब नहीं बोलता है, खिलाड़ी सब दौड़ते दौड़ते क्रैम्प आ गया खिलाड़ी सबको, तो क्या हो जाए? अचानक मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया तो पायरुवेट टूट गया। नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई बोलेगा इस तरह का बात, तो आप उसको बोलिएगा कि वहाँ पे क्या हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया भैया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कमी हो गया तो वह टूट गया। किसमें टूट गया? तो वो लैक्टिक एसिड में टूट गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे देखिए, ये वाला पूरा प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको दिमाग में बार बार लिखिए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पहले हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ग्लूकोज चार्ट को, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, आपको पता होगा कार्बन मॉलिक्यूल है। और ये टूटेगा कहाँ? साइटोप्लाज्म में टूटेगा। साइटोप्लाज्म में टूटा, वो किस में टूट गया? पायरुवेट में। पायरुवेट में कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पीआरटी लेवल में बन सकता है, पायरुवेट में कितना कार्बन मॉलिक्यूल है? तो 3 है। अब देखिए, इन ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। 2 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट गया। इथेनॉल कितना कार्बन मॉलिक्यूल होता है? मीथेन 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन का जब बात करेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? इन आवर मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन 2 बार होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा 1 बार। तो ये लैक्टिक एसिड एनर्जी यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। उसके बाद जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का बात आएगा तो ये पे कहाँ पे होगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। याद रखिएगा, ये इसमें इसका बाय प्रोडक्ट मतलब उत्पाद क्या बनेगा? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। सबका उत्पाद के साथ आपको याद रखना है कहाँ पे होता है ये सब चीज़। ये पूरा याद रखना है कि एब्सेंस में कहाँ पे होगा, प्रेजेंस में कहाँ पे होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवे। आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल। क्या कह रहा है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज किया गया है,
ठीक है, उसका क्या होता है, इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज, इमीडिएटली यूज किया जाता है उसका किसमें, अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, सिंथेसाइज किया जाता है, एटीपी के निर्माण में उसका यूज किया जाता है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल द अदर एक्टिविटी इन द सेल, उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और एटीपी हमारा क्या है, एनर्जी करेंसी कहिए या फ्यूल कहिए, और ये फ्यूल ये क्या करता है, बाद में इसको सारे एक्टिविटीज में, हम जो सारा एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें क्या क्या होता है, एटीपी का यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एटीपी इज ब्रेक डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, वही बोल रहा है कि एटीपी क्या होगा, टूटेगा, इस प्रोसेस में एटीपी का विखंडन होगा, एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा रिलीज करेगा जो कोशिका के अंदर, विच कैन ड्राइव द इंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। कहने का मतलब क्या है, इंडोथर्मिक क्या होता है पता है ना, उष्माशोषी होता है, ठीक है, जो कोशिका के अंदर होने वाली उष्माशोषी क्रियाओं का परिचालन करती है, करेगी, ठीक है, टेकन प्लेस, कोशिका के अंदर जो भी क्रिया होता है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, एटीपी। ये वाला क्वेश्चन भी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बॉक्स भी एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एटीपी से क्वेश्चन इसी बार 2 क्वेश्चन आ गया था एटीपी से 6 to 8 मैथ साइंस में, तो आप देख लीजिए क्या कह रहा है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। पहले तो आपको यही क्वेश्चन बन जाता है कि विच इज द एनर्जी करेंसी इन द सेलुलर प्रोसेस, या विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी, तो कौन नॉन होता है एनर्जी करेंसी के रूप में, एटीपी, याद रखिए, एटीपी नोन एज द एनर्जी करेंसी। द एनर्जी रिलीज during the process of respiration is used to make an ATP molecule। ATP मॉलिक्यूल का यूज बनाया जाता है, कैसे, रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसका यूज क्या किया जाता है, ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए। हमारा एनर्जी करेंसी है, कहने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों कमाते हैं कि पैसा मेरे पास स्टोर हो सके, जब कोई दिक्कत आएगा, जब कोई परेशानी मेरी लाइफ, जब कोई समस्या या परेशानी मेरे जीवन में आएगी तो हम उसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक उसी तरह रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, इसका यूज किस में किया जाता है, एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए किया जाता है, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है वो कि एटीपी जो है वो किससे बनता है, तो एटीपी बनता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एटीपी किससे मिलकर बना होता है, एटीपी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, आपको बताई दिए। एटीपी मॉलिक्यूल जो बनता है वो एडीपी से बनता है, और किससे बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। यहाँ पे देख लीजिए फॉस्फेट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, endothermic process in the cell then use this ATP to drive the reaction। उष्माशोषी मतलब उष्माशोषी रिएक्शन जो होता है कोशिका के अंदर, तब इसी ATP का उपयोग क्रिया के परिचालन में करते हैं। ये इंडोथर्मिक इन द सेल्स देन यूज, हाँ, हमारे अंदर जो सेल के अंदर जो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, वो जैसे वो प्रोसेस करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किस रूप में लेगा, ATP के रूप में लेगा। व्हेन द थर्मल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP is broken using the water, the energy equivalent to 30 ग्राम, इतना क्या कह रहा है, तब जल का उपयोग करने के बाद ATP में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है, जब फॉस्फेट खंडित होता है ना, तो वो कितना ऊर्जा देता है, 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा रिलीज करता है। थिंक हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज। कह रहा है कि बैटरी के बारे में सोचिए, बैटरी में भी क्या रहता है, एक संचित ऊर्जा रहता है कि नहीं, आप बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर बैटरी को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे अंदर भी ATP स्टोर रहता है, उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। बैटरी का कितना सारा यूज कर सकते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली ठीक उसी तरह ATP कैन बी यूज इन द सेल, ATP भी सेल में यूज होता है, कोशिका के अंदर यूज होता है, फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सेल, इसका यूज किस में, सेल का ATP का यूज किस में होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में, प्रोटीन सिंथेसाइज में,
कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। इस सब में अगर आपको पूछ दे कि कंडक्शन एटीपी का क्या सब यूज है, तो एटीपी का यूज किसमें होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में, प्रोटीन सिंथेसाइज में। कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स मतलब क्या? नर्वस इम्पल्स जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है संचरण के लिए, किसका यूज होता है? एटीपी। बेसिकली हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल को कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए उसको एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से वो पूरा करेगा? तो वो एनर्जी आपका पूरा करेगा वो एटीपी मॉलिक्यूल से, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आप ये श्वसन है वो डिपेंड करता है किस पे? ऑक्सीजन पे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे जीव जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे उसके लिए क्या सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए? सबसे पहले जरूरी ये होना चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज ड्यूरिंग द स्टोमेटा। कहता है कि हम लोग देख चुके हैं कि प्लांट जो है, ये आपको भी पता होगा कि पौधे जो हैं वो गैसों का विनिमय, एक्सचेंज कैसे करते हैं एनवायरनमेंट से? तो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर कॉन्टैक्ट विथ एयर। और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मॉलिक्यूल के अंदर जो लार्ज स्पेस होता है वह भी ये बताता है कि उसके अंदर क्या है? सेल, ये एयर है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन हेयर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन किस, ये मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज किस प्रोसेस से होता है? तो किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, याद रखिएगा। दे कैन गो इनटू सेल और दे कैन गो इनटू सेल और अवे देम एंड आउट इनटू द एयर। वो सेल में जा सकते हैं या सेल में बाहर आ सकते हैं। सेल के बाहर जाना या आना ये किस प्रोसेस से होता है? तो डिफ्यूजन के प्रोसेस, जिसे विसरण कहते हैं बेसिकली, उस प्रोसेस से होता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल वातावरण के कंडीशन पर, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि प्लांट को कब ऑक्सीजन छोड़ना है और कब लेना है, या कार्बन डाइऑक्साइड कब छोड़ना है। ये उसके डायरेक्शन जो है गैस का वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा बेसिकली। एट नाइट, नाइट पर, when there is no photosynthesis occurring, रात में जबकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, तो रात में सूर्य प्रकाश नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है? नहीं होता है। CO2 एलिमिनेशन इज ए मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उसमें मेजर अमाउंट में क्या जाता है? ज़्यादा अमाउंट में क्या जाता है? तो CO2 रिलीज होता है। इसीलिए लोग गांव में कहते थे कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उससे दम घुट सकता है, क्योंकि पेड़ क्या कहते हैं? मेजर अमाउंट में CO2 रिड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ड्यूरिंग द डे CO2 generated during the respiration is used up by the plant in which process। तो आपका आंसर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में कहने का मतलब क्या हुआ? दिन के समय श्वसन के द्वारा जो CO2 जनरेट होगा पौधों में, वह अवशोषित कर लिया जाएगा पौधों के द्वारा। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि हैंस देर इज नो CO2 रिलीज। इस तरह से CO2 रिलीज नहीं होगा। हेंस देर इज नो CO2 रिलीज। कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमारे प्लांट को, हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लांट रहेगा उतना ज़्यादा वह क्या करेगा? CO2 को रिलीज होने से रोकेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होगा? ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगा। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्लांट का लगाइए। इंस्टीड ऑक्सीजन रिलीजेज इन द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। रात के समय में प्लांट क्या करता है? काफी मात्रा में CO2 छोड़ता है। वही दिन के बात करें तो दिन में क्या होता है? काफी मात्रा में वह ऑक्सीजन छोड़ता है। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
एनिमल के पास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वो इवॉल्व कर चुका है, डेवलप कर चुका है, क्या करने के लिए, टू टेक अप ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेने के लिए वो क्या है, डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म उसके अंदर जो ऑर्गन्स है वो डेवलप हो गया। फॉर गेटिंग रीड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से आपको ऑक्सीजन लेना है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देना है रेस्पिरेशन के दौरान। इसके लिए एनिमल में जो है डिफरेंट टाइप के क्या है ऑर्गेनिज्म डेवलप है। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो किस तरह से ब्रीथ करता है ये ऑक्सीजन इन एटमोस्फियर, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या जमीन में रहने वाला। बट एनिमल्स दैट लीव इन द वाटर, लेकिन जो एनिमल लीव करता है वाटर में रहता है, नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर, उसे किस तरह से वो वाटर को किस तरह से यूज करता है, मतलब ऑक्सीजन को कैसे यूज करता है, डिजोल्व इन द वाटर, वाटर में जो डिजोल्व है, कहने का मतलब है टेरेस्ट्रियल जो जमीन पर रह रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जमीन पर रह रहे हैं उसके लिए ये अच्छा है कि वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, लेकिन पानी में जो रह रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये चाहिए कि वो पानी के ऑक्सीजन से ले सके। देखिए आगे क्या कह रहा है, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जो जल में ऑक्सीजन है ना उसकी मात्रा और जो वो इन्वायरमेंट में है उसकी मात्रा में काफ़ी अंतर है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, जल में इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन क्या है, कम है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर दैट सीन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ये लाइन है, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना वो एक्वाटिक जो जल में रहने वाले जीव हैं उसका बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल जो कि भूमि पर रहते हैं, क्योंकि भूमि पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसीलिए उसको रेट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब वो उतना मात्रा में ऑक्सीजन ले पाएगा। तो एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ग्रेटर इन टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक, पानी में और जल में। तो आपको लगाना है कि जल में जो जीव रहते हैं ना उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहते हैं। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ये क्या करता है, फिश क्या करता है, वाटर को अंदर ले लेता है, ठीक है, देयर माउथ, मुंह के द्वारा वो पानी पूरा अंदर ले लिया, फोर्स इट, उसको बाहर भेजता है, किस तरह से भेजता है, गिल के थ्रू उसको बाहर भेजता है। और गिल्ब क्या करता है, गिल्ब उसको डिजोल्व कर लेता है, किसको, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ऑक्सीजन जो वाटर में मौजूद है। वाटर में क्या होता है, H2O होता है कि नहीं, H2O, तो ये वाला O जो है वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूजेज द ऑक्सीजन इन द एटमोस्फियर फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए टेरेस्ट्रियल एलिमेंट जो है वो एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन को डायरेक्ट ले लेता है, जैसे हम लोग हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डिफरेंट एनिमल्स, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है डिफरेंट एनिमल में, सबका अलग अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। क्या कह रहा है, देखिए, ऑल दीज ऑर्गन्स, ये सब सभी जो ऑर्गन्स है, हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया अपना क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन रिच एटमोस्फेयर में जब आएगा तो उसके पास जो ऑर्गन होगा, जीव के पास जो ऑर्गन होगा उसको खींचने के लिए वो क्या करता है, उसको बढ़ा लेता है, फैला लेता है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, उस सरफेस में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज शुरू हो जाता है। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, ये सरफेस क्या होता है, बहुत ही फाइन और डेलिकेट होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, चूंकि एक ऐसा सरफेस बनाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, जैसे हम ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े, उसके लिए एक सरफेस होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमारा ऑक्सीजन जा सके, तो ये सेफ रह सके, बाहर में कहीं देगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इसके लिए इसको कहाँ पे दिया है कुदरत के द्वारा, हमारे बॉडी के अंदर है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर इन दिस एरिया, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है तो एक पैसेज होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए जिसके थ्रू यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जा सकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकेगा। इन एडिशन देयर इज ए मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, कह रहा है कि एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ऑक्सीजन इसमें जाएगा और ऑक्सीजन इससे बाहर आएगा।
आएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा या ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब होगा, ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस के थ्रू ऐसा होता है। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। ह्यूमन बींग फिगर 5.9 में, ठीक है, दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, आगे है फिगर आपको दिखाएंगे, ह्यूमन कैसे लेते हैं, नॉस्ट्रिल। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा है कि ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर वायु कैसे लिया जाता है, वायु शरीर के अंदर नॉस्ट्रिल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में नासा द्वारा लिया जाता है। तो नॉस्ट्रिल के द्वारा हमारे अंदर में लिया जाता है। द एयर पासिस थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। एयर किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है, हमारे नाक में बाल, इसीलिए कहा जाता है कि नाक के बाल को कैंची से मत काट दीजिएगा। वो किसका काम कर रहा है, वो फिल्टर का काम कर रहा है। जो एनवायरनमेंट में जो भी डस्ट वगैरह आता है ना, वो हमारा नाक क्या करता है, उसको, नाक का बाल उसको फिल्टर कर देता है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस which help this process। इस पैसेज को also the passage is also lined up with, ये पैसेज में क्या रहता है, म्यूकस रहता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करता है, अंदर सहायक पहुंचाने में, म्यूकस विच हेल्प्स द प्रोसेस, इस प्रोसेस को सहायक बनाता है। कौन बनाता है, म्यूकस। तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में जो एयर जाता है उसको सहायक बनाने का कार्य कौन करता है, तो म्यूकस करता है, याद रखिएगा। फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। इसके बाद क्या होता है, एयर यहाँ से पास करता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, आर प्रेजेंट इन द थ्रोट में क्या प्रेजेंट होता है, उपास्थि प्रेजेंट होता है। कंठ में उपास्थि के वलय में उपस्थित होते हैं, कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। कंठ में क्या होता है, उपास्थि का वलय उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये देखे हुए आप, कंठ में जब किसी मतलब बकरा जो काटते हैं या फिर ये चिकन वगैरह काटते हैं, मुर्गा, तो उसके गला में एक व्हाइट कलर का पाइप होता है ना, वही है कार्टिलेज, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रोट में प्रेजेंट होता है। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये क्या इंश्योर करता है कि एयर पैसेज क्या होना चाहिए, ये सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग जो है वह कोलैप्स नहीं होना चाहिए। तो बाकी का क्लास हम लोग, आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझे हैं, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।